Hello everyone. Today we are covering a important chapter, cell, the unit of life. Now actually what a cell is. A cell are of two types, unicellular और multicellular. जो सेल सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उनको यूनिसेल्युलर कहते हैं और जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं उनको मल्टीसेल्युलर कहते हैं। सेल वो होता है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, जो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। एक सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर ये बताता है कि वो सेल इंडिपेंडेंट लिविंग है, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में सक्षम है। अब सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एंटन वॉन लेवेनहुक ने। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं सेल थ्योरी पे। एक साइंटिस्ट थे शिल्डेन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्ज़ामिन किया और ये पता लगाया कि जो बहुत सारे सेल्स हैं वो मिलके प्लांट का टिश्यू बनाते हैं। उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स पे काम किया और ये पता लगाया कि जो सेल है उसकी एक आउटर कवरिंग है जो कि बहुत थिन है, उसको हमने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी ने लास्ट में ये कंक्लूड किया कि ये एक यूनिक फीचर है प्लांट्स का कि उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसी बेसिस पे स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी जिसमें उसने ये बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स सेल से बने हुए होते हैं और उनके प्रोडक्ट से, लेकिन ये बनते कैसे हैं उन्हें ये नहीं बताया। इसीलिए उनकी थ्योरी को मॉडिफाई करके एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चाउ, जिन्होंने ये बताया कि सेल डिवाइड होते हैं जिससे नया सेल बनता है और जो नया सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। इसके लिए उन्होंने टर्म दी ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस सेल थ्योरी को फाइनल शेप देके ये दो कंक्लूजन निकले सेल थ्योरी के कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं और जो सेल अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। अब एक सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ये डीएनए बाद में ट्रांसफ़र होता है प्रोजनी के अंदर। अगर सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोटिक सेल होंगे, और अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं और ये सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। मोस्टली सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये मेन एरिना होता है किसी भी सेलुलर एक्टिविटी का, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। कोई भी रिएक्शन होगी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वो सारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर जिसकी वजह से हम सेल को कह सकते हैं कि वो अपने लिविंग स्टेट में है। जब तक रिएक्शंस चल रही हैं तब तक वो लिविंग रहेगा, जैसे ही रिएक्शंस होनी बंद हो जाएंगे वो डेड हो जाएगा। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़, वैक्यूल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल में ये जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं ये एब्सेंट होती हैं। राइबोसोम ऐसी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में मिलती है। किसी भी सेल के अंदर राइबोसोम्स ना कि सिर्फ साइटोप्लाज्म के अलावा भी कई ऑर्गेनेलीज में मिलते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। राइबोसोम पहली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है।
सेल का जो शेप है, साइज़ है और एक्टिविटी है, ये अलग अलग बेसिस पे डिवाइडेड है, डिफरेंट होती हैं। जैसे कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर की लेंथ का होता है, और जो बैक्टीरिया है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं उसके अंदर ह्यूमन ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 7 माइक्रोमीटर होते हैं डायामीटर में। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होती है, और सेल इसी तरीके से ग्रेटली वेरी करते हैं अपने शेप में। ये डिस्क शेप हो सकते हैं, पॉलीगनल हो सकते हैं, कोलुमिनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं, कोई डिफाइनिंग शेप ना हो। जैसे यहाँ पे आरबीसी दे रखी है, आरबीसी राउंड होती है, बाई कनकेव होती है। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है। डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबॉइड होता है। कोलुमिनार एपिथेलियल लॉन्ग और नैरो होती है, इनका न्यूक्लियस इनकी बेस पे प्रेजेंट होता है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होती हैं, काफ़ी दूर तक फैली हुई रहती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, इनकी ब्रांचेस होती हैं। ट्रैकीड होते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलोंगेटेड शेप रहता है इनका। मीजोफिल सेल्स होते हैं, राउंड होते हैं और ओवल होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जो कि होते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये जनरली छोटे होते हैं, रैपिडली डिवाइड कर लेते हैं एज़ कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इनका शेप और साइज़ ग्रेटली वेरी करता है। मेजर इनके 4 शेप होते हैं जो कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ रखे हैं। बेसिलस रोड लाइक होता है, कोकस स्फेरिकल होता है, विब्रियो कोमा शेप्ड होता है और स्पाइरलम स्पाइरल होता है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती। जो फ्लूइड मैट्रिक्स है वो सेल का साइटोप्लाज्म से फिल्ड होता है। कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता इसके अंदर। जेनेटिक मटेरियल निकेड होता है, और जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एनवलप्ड नहीं होती। इसके अलावा जो जीनोमिक डीएनए है, सिंगल क्रोमोसोम या फिर सर्कुलर डीएनए कह सकते हैं, और काफ़ी में बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जीनोमिक डीएनए के बाहर। इसी स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड को हम बायोटेक में यूज़ करते हैं। ये जो डीएनए का प्लाज्मिड है ये यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर कैरी करता है बैक्टीरिया का। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ये डीएनए हम यूज़ करते हैं बायोटेक में, मैंने जैसे बताया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसके थ्रू डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में। इंक्लूजन की फॉर्म में प्रोकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग मीजोजोम्स बोलते हैं। ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन की, एक तरीके की एक्सटेंशंस निकली हुई होती हैं सेल मेम्ब्रेन में से। इनफोल्डिंग्स बनाती हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर। इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। ये एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको मीजोजोम बोलते हैं। एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यही एक्सटेंशंस वेसिकल बनाते हैं, ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, लेमिली बनाते हैं और हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। और इसके अलावा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सीक्रेशन प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। जो सेल का सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, मेम्ब्रेन को, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपेंड करके, और एंजाइमेटिक कंटेंट जिससे इंक्रीज़ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में क्वेश्चन आता है कि मीजोजोम्स के क्या क्या काम है, मीजोजोम्स और किस किस चीज़ में हेल्प करती है। अब सेल एनवलप और उसकी मॉडिफिकेशन देखें तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर
पर्टिकुलरली केमिकल कॉम्प्लेक्स का एनवलप प्रेजेंट होता है। ये एनवलप टाइटली बाउंड होता है 3 लेयर से। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलेक्स, ये ग्लाइकोकेलेक्स की जो लेयर्स हैं ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, लेकिन साथ में एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती हैं। अब बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर सेल एनवलप। इसमें एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेती है, टेक कर लेती है, उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो नहीं लेती ग्राम स्टेन को उसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ग्लाइकोकेलेक्स का जो कॉम्पोजिशन होता है वो इस तरीके से होता है कि उसके अंदर या तो एक स्लाइम लेयर हो सकती है विच इज़ अ लूज शीथ, और इट कैन बी अ टफ कैप्सूल विच इज़ थिक। और इस जो सेल वॉल होती है इसका ये शेप डिटरमाइन करती है किसी भी सेल का, और उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे बैक्टीरिया ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग से बच सके। इसके बाद में हमारे पास आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में और आउटसाइड सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक है। कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया कुछ एक्सटेंशंस निकली हुई होती हैं, प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। ये क्रोमेटोफोर्स के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब बैक्टीरियल सेल या तो मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा। अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो उसके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होंगी जो कि उसकी सेल वॉल से निकल रही होंगी, फ्लैजिला बोलेंगे उनको। बैक्टीरिया एक लार्ज नंबर में फ्लैजिला का अरेंजमेंट शो करता है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। मान लो ये फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला में ये फिलामेंट वाला पोर्शन है, बेसल बॉडी इज इट्स बेस पार्ट एंड हुक इज इट्स अपर पार्ट, राइट। नाउ फिलामेंट इसका लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड। ये सेल है, इस पे ये फ्लैजिला लगा हुआ है और कुछ इस तरीके का ये दिखता है। फ्लैजिला के अलावा इसकी सरफेस पे कुछ और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है, जैसे पिल्लाई एंड फिम्ब्री। ये 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये पिलाई है ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है। फिम्ब्री स्मॉल ब्रिसल्स होती हैं जो सेल के बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। अब कुछ सेल के अंदर ये हेल्प करती हैं रॉक्स के ऊपर अटैच होने में और होस्ट का काम करती हैं। अब इसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़ की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर की साइज़ तक वेरी करता है। 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, 50S एंड 30S, जो कि साथ में मिलके प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम बनाती हैं। ये राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा ये। बहुत सारे RNA मिलके और सिंगल mRNA से जुड़ के एक चेन बनाते हैं जिसको हम पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम बोलते हैं। ये राइबोसोम बाद में mRNA से प्रोटीन में चेंज होते हैं, जो कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे आगे जाके कि mRNA टू प्रोटीन, इस कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं? रिजर्व्ड मटेरियल जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर वो इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में होता है। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, इन बॉडीज़ के अंदर आता क्या क्या है? फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसियंस ग्रेन्यूल होते हैं, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होते हैं,
और गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोटिस्ट, प्लांट और एनिमल इंक्लूड होते हैं, साथ ही फंजाई। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखा होता है साइटोप्लाज्म में, जिसके अंदर सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अब इन्हीं यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसके बाहर न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स के पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का काम हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो एज अ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। सभी यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स बहुत अलग अलग होते हैं। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड प्रेजेंट होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसी तरीके से एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है, जो कि ऑलमोस्ट हर प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड से और प्रोटीन से। मेजर जो इसमें लिपिड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं फोस्फोलिपिड, जिनसे ये बनी हुई होती है, और ये 2 लेयर में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसको बाइलेयर बोलते हैं। इसमें जो लिपिड का पोलर हेड होता है वो बाहर की साइड होता है, और जो इसकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है, जिससे ये पता चलता है कि जो नॉन पोलर टेल है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रोटेक्टेड होती है, जिससे एक्वस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि शुगर प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ये जो रेशो है प्रोटीन और लिपिड का, ये हर सेल के अंदर वेरी करता है। जैसे ह्यूमन बींग के अंदर आरबीसी के जो अप्रोक्सीमेशन है इसका प्रोटीन और लिपिड का, वो है 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनको 2 पार्ट में क्लासीफाई करा है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन वो होते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन वो होता है जो बीच में पार्शली या फिर टोटली ब्रीड होता है मेम्ब्रेन के। ये इसकी बाय लेयर है, जिसमें ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी लिपिड के स्ट्रक्चर्स है। ये जो हेड है इसका, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जो ये इसकी टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है। ये इसमें शुगर प्रेजेंट है और ये इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ये हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। ये था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो लिपिड की मेम्ब्रेन है ये क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की लेटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन के ऊपर। ये एक एबिलिटी है इनकी, जिससे कि हम इसकी फ्लूइडिटी को मेजर करते हैं। अब फ्लूइड नेचर जो मेम्ब्रेन का है ये इम्पोर्टेंट है सेल ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, सीक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। सेल मेम्ब्रेन का अब एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन ये आता है कि ये अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिसमें इसके दोनों साइड कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। ऐसी ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट।
जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस कर जाते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे वाटर है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मोसिस। अब कुछ पोलर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ये नॉन पोलर लिपिड की बाइलेयर है इसे पास नहीं कर सकते। इन प्रोटीन को इन जो कैरियर प्रोटीन होते हैं इनको पास करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, क्योंकि इन्हें एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रॉस करना होता है जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बात करें अगर सेल वॉल की, तो ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल जो है वो ना कि सिर्फ शेप देती है बल्कि मैकेनिकल डैमेज या फिर इन्फेक्शन से बचाती है सेल को। सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है, एक बैरियर प्रोवाइड करती है जिससे कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सेल के अंदर घुसे। जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स और कुछ मिनरल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट इनसे मिलके बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेजर कंपोनेंट्स पढ़े थे। इसके अंदर उन मेजर कंपोनेंट के अलावा है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। जो सेल वॉल है उसका जो यंग प्लांट होता है उसकी प्राइमरी सेल वॉल होती है वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, जो बाद में धीरे धीरे करके मैच्योर होती है और सेकेंडरी वॉल इसके अंदर की तरफ बनती है। राइट। अब एक मिडल लेमेला प्रेजेंट होता है जो बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट से। यहाँ से क्वेश्चन आता है मिडल लेमेला का जो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? कैल्शियम पेक्टेट, जिससे कि वो बनी हुई होती है। ये होल्ड करती है दो नेबरिंग सेल्स को। सेल वॉल और मिडल लेमेला के बीच में एक गैप होता है जिसके थ्रू इनका जो साइटोप्लाज्म है दो सेल्स का, ये कम्युनिकेट कर सकता है। दैट इज़ नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है। बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। अब हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम है और अपना अपना ज़रूरी फंक्शंस ये लोग करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है इनका। लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। इस सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती हैं। एक अपना प्रोडक्ट रिलीज़ करेगा, दूसरा उस प्रोडक्ट को लेके और उससे कुछ और बनाएगा। इस सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम और वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं। अब क्वेश्चन आता है पेपर में कि इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम नहीं होते। इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। ये इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीसोम आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसके अंदर इसको दो इंट्रासेलुलर स्पेसेस के कंपार्टमेंट बनाते हैं, एक ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट साइटोप्लाज्म के पास प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती है। अगर इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, ये जो यहाँ पे राइबोसोम अटैच है, तो इनको हम RER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी एब्सेंस में अगर ये राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब RER एक्टिवली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में। ये एक्सटेंसिव और कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहरी कंटिन्यूस स्ट्रक्चर से मिलके RER बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजरली इन्वॉल्व होती है सिंथेसिस ऑफ लिपिड के लिए, और एनिमल सेल्स के अंदर लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। ये इनके फंक्शंस थे कि ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं, इनके क्या क्या काम है। नेक्स्ट हम आते हैं गोल्जी एपरेटस पे। एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी, जिन्होंने ये नोटिस किया कि न्यूक्लियस के पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनके साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इनको बाद में गोल्जी बॉडी नाम दिया गया। ये फ्लैट हो सकते हैं, डिस्क शेप्ड हो सकते हैं, या फिर सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है इनके अंदर 0 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर की। अब इनके स्टैक्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ये इस तरीके से अरेंज्ड है एक दूसरे के पैरेलली। गोल्जी के पास में सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं। ये सिस्टर्नी क्या करती हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होती हैं और अरेंज होके 2 फेस बनाती हैं। एक सिस फेस बनाती है जिसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और एक कॉनकेव ट्रांस फेस बनाती है जिसको मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। ये दोनों फेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो इनका फंक्शन है वो बहुत अलग अलग होता है, ये दिखने में भी बहुत अलग अलग होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कनकेव और कन्वेक्स अलग अलग ही दिखेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं एक दूसरे से। जो ER से वेसाइकल रिलीज़ हुआ था, उस वेसाइकल को ये सिस फेज लेता है और फिर उसको ट्रांसफेज के थ्रू पैकेजिंग करके भेज देता है। अब गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम करता है, और जो पैकेजिंग हो जाती है उस मटेरियल की, तब उसको इंट्रासेल्युलर टारगेट पे या फिर सीक्रेट कर देता है बाहर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ। अब ये जो मटेरियल पैक हुए हैं वेसाइकिल के अंदर, ये फ्यूज़ करते हैं ER से और सिस फेज की तरह ही काम करते हैं, सिस फेज की तरफ मूव करते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में मैच्योरिंग फेज की तरफ इनको आगे बढ़ा दिया जाता है। इससे पता चलता है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में काम करते हैं। अब बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि मॉडिफाइड सिस्टर्नी के अंदर होते हैं, जो कि गोल्जी एपरेटस का पार्ट है, और फिर बाद में ट्रांसफेज की तरफ से रिलीज़ कर दिए जाते हैं, जो कि ये मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से काम करता है। गोल्जी एपरेटस का जो मेन फंक्शन है, ये इम्पोर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि गोल्गी एपरेटस का काम क्या है। अब अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि बने हुए होते हैं जो पैकेजिंग हुई है गोल्जी एपरेटस की उससे। अब इसकी जो वेसाइकल्स बने हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम में रिच होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोलेजेस होते हैं, लाइपेज, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेजेस, जो कि ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एसिडिक pH पे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एंजाइम कैपेबल होते हैं डाइजेशन करने के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का। अब बात करें वैक्यूल के बारे में, तो वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में मिलता है। इसके अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और बहुत सारे मटेरियल्स जो कि सेल के काम के नहीं है वो प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल 90% से ज़्यादा वॉल्यूम कवर करती है। प्लांट्स के अंदर जो टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ये ट्रांसपोर्ट करवाता है बहुत सारे आयंस की और भी मटेरियल्स की, जो कि अपने अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वैक्यूल के अंदर जाते हैं।
अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। बहुत सारे प्रोटिस्ट के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने का, अंदर लेने का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम जब तक माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते जब तक हम उसको स्टेन ना कर दें। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो हर सेल के हिसाब से अलग अलग होता है। उसकी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि अगर सेल की कोई एक्टिविटी ज़्यादा है तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होगा। अगर शेप और साइज़ की बात करी जाए तो उसके हिसाब से भी माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो सेल टू सेल वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो सॉसेज शेप होता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। इसके डायमीटर की बात करी जाए तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ इसकी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर हो सकती है। हर माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो डिवाइड इनका जो ल्यूमन होता है वो उसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है उसके अंदर डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एक कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है इस ऑर्गेनेली की। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स क्रिएट करती हैं क्रिस्टी मैट्रिक्स की साइड पे जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है। ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं इनके खुद के एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस एसोसिएट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये सेलुलर एनर्जी की प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इनका राइबोसोम 70S होता है और इनके जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से डिवाइड करता है। अब प्लास्टिड की बात करें तो सभी प्लांट्स में और कुछ यूग्लिनोइड्स में मिलता है। माइक्रोस्कोप के नीचे हम इसको आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इनको पिगमेंट के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होता है जो कि लाइट ट्रैप करता है और लाइट एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जैसे कैरोटीन, ज़ेंथोफिल और भी बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसी कैरोटीन की वजह से ही प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर मिलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो साइज़ और शेप इनका वेरी करता है। अमाइलोप्लास्ट वो ल्यूकोसाइट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट या फिर कह सकते हैं स्टार्च को स्टोर करते हैं। एलियो वो होते हैं जो ऑयल को या फिर फैट को स्टोर करते हैं और एल्यूरो वो होते हैं जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। मेजॉरिटी क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। मीज़ोफिल सेल्स में लीव्स के अंदर मीज़ोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर मिलते हैं। लेंस शेप्ड होते हैं, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड या फिर रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज जिनकी लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है और विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। इनका नंबर वेरी करता है पर सेल। एक होता है क्लैमाइडोमोनास के अंदर और 2 to 40 होते हैं मीज़ोफिल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है
क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अब बहुत सारे फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं जिनको थाइलाकोइड बोलते हैं, ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इनके जो स्टैक्स होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं कि बहुत सारे कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख रखा हो। इनको हम ग्रेना बोलते हैं या फिर इंटरग्रेनल थाइलाकोइड बोलते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो इन पाइल्स को एक साथ इंटरकनेक्ट करती हैं, इसको स्ट्रोमा लेमेली बोलते हैं, जो कि इन थाइलाकोइड्स को जॉइन करने का, कनेक्ट करने का काम करती है। इसके बाद में जो थाइलाकोइड है इस एक थाइलाकोइड की जो बीच का मतलब मेम्ब्रेन के अलावा जो बीच वाला हिस्सा है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। इसके अलावा इसके पास स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो थाइलाकोइड में प्रेजेंट होता है और राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट का तो स्मॉलर होता है 70S। स्मॉलर किससे होता है? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है 80S। अब अगर राइबोसोम की बात की जाए तो ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये फर्स्ट टाइम जॉर्ज पेलेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप में इनको ऑब्ज़र्व किया था। ये बने हुए होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज़ RNA से मिलके और प्रोटीन से मिलके, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। ये हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है और प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम 70S होता है। हर राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। जो 80S राइबोसोम है उसके जो 2 सब यूनिट्स हैं उसमें से एक है 60S और एक है 40S। और जो 70S राइबोसोम है उसमें एक यूनिट है 50S और एक है 30S। ये S यहाँ पे क्या है? ये S सेवेडबर्ग यूनिट है, दैट इज़ सेडिमेंटेशन कांस्टेंट विच इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। अब साइटोस्केलेटन की बात की जाए तो साइटोस्केलेटन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट आर द टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म। इनके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी प्रोवाइड करना और सेल की मेंटेनेंस में हेल्प करना। नाउ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला दोनों हेयर लाइक आउटग्रोथ हैं जो सेल मेम्ब्रेन से निकलती हैं। ये स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला सीलिया के कंपैरिजन में लॉन्गर होता है और ये भी सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होता है और स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है यूकैरियोट से। अब अगर माइक्रोस्कोप में हम देखें तो सीलिया और फ्लैजिला कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसे। इनकी जो कोर है उसको एक्सोनीम बोलते हैं, जो कि बहुत सारी ट्यूब्यूल्स से कवर्ड होती है। ये एक्सोनीम के पास 9 डबलेट्स होते हैं। एक सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होती है और इस माइक्रोट्यूब्यूल के भी ये माइक्रोट्यूब्यूल ब्रिज से कनेक्टेड होती है और ये माइक्रोट्यूब्यूल प्लस ये ब्रिज एक सेंट्रल शीथ से कवर होते हैं और इस सेंट्रल शीथ से के पास में एक रेडियल स्पोक होता है जो हर डबलेट से निकलता है। और ये जितने भी डबलेट्स हैं ये सब एक लिंकर से जुड़े हुए होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला दोनों सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज होते हैं, निकलते हैं, जिसको बेसल बॉडी बोलते हैं।
बात की जाए सेंट्रोज़ोम और सेंट्रियोल की, तो सेंट्रोज़ोम ऑर्गेनेली है जो जिसके पास दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ये सराउंडेड होते हैं एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। दोनों जो सेंट्रियोल होती हैं सेंट्रोज़ोम में, वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर जॉइंट होती हैं और एक कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये 9 पेरिफेरल फिब्रिल से बना हुआ होता है। ये फिब्रिल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। हर फिब्रिल एक ट्रिपलेट है। एडजेसेंट ट्रिपलेट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको हब बोलते हैं, प्रोटीनेशियस होता है, जो कि कनेक्टेड होता है पेरिफेरल ट्रिपलेट से बाय ए रेडियल स्पोक विच इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ अ प्रोटीन। और जो सेंट्रियोल है वो बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला और सीलिया बनाता है। स्पिंडल फाइबर का भी बेसल बॉडी सेंट्रियोल्स बनाती हैं और एक स्पिंडल एपरेटस फॉर्म होता है इनसे, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, विच वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। और ये एनिमल सेल्स में जो सेल डिवीजन होता है उसमें सेल एपरेटस फॉर्म करते हैं। बात की जाए न्यूक्लियस की, तो ये एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड की थी बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। जो न्यूक्लियस होता है उसको अगर स्टेन किया जाए बेसिक डाई से, तो उसको उस चीज़ को जो दिखेगी उसको नाम दिया गया क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज एक सेल डिवीजन की स्टेज होती है। इसके अंदर एक एक्सटेंडेड एलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन का फाइबर मिलता है। ये लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क रहता है न्यूक्लियोप्रोटीन का, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। बाद में जब इसको स्टडी किया गया न्यूक्लियर एनवेलप को, तब पता चला कि इसके अंदर दो पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है जिसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये एक बैरियर फॉर्म करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, जिसके अक्रॉस कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के थ्रू प्रोटीन और आरएनए इनकी मूवमेंट होती है दोनों डायरेक्शन में, कि प्रोटीन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाए और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में चला जाए। नॉर्मली हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स एंड कैंसरस सेल्स। कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे इरिथ्रोसाइट आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। इसके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है वो कॉन्टिन्यूस होता है। इस वजह से ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ये साइट है जहाँ पे हम एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कर सकते हैं। अब अगर बात करी जाए क्रोमोसोम की, तो हम जिस टाइम डिवीजन हो रही होती है सेल की, हम उस टाइम न्यूक्लियस के क्रोमोसोम को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। वैसे क्रोमोसोम विजिबल नहीं होता। क्रोमोसोम डिफरेंट स्टेजेस पे डिवीजन के हमें अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है। क्रोमेटिन जो होता है उसके अंदर डीएनए, कुछ बेसिक प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए, ये हमें एक क्रोमेटिन के अंदर मिलते हैं। एक सिंगल ह्यूमन के सेल में 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। दैट मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। अब हर क्रोमोसोम की ऊपर एक
प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, विच इज़ द middle part of the chromosome. On both the side of chromosome, a structure is present known as kinetochore. सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड को क्रोमोसोम के होल्ड करके रखता है। इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे सेंट्रोमियर को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। मेटासेंट्रिक, जिसमें क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स की इक्वल लेंथ होती है, आर्म्स की इक्वल लेंथ होती है, और जो सेंट्रोमियर है वो मिडल में प्रेजेंट होता है। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली ऊपर हो जाता है, जिसमें एक आर्म छोटी होती है और एक आर्म बड़ी होती है। एक्रोसेंट्रिक में देखा जाए तो क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर के बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होता है, जिससे कि एक आर्म बिल्कुल छोटी हो जाती है और दूसरी आर्म बहुत लंबी हो जाती है। और टीलोसेंट्रिक वो होता है जिसके अंदर सेंट्रोमियर टर्मिनल पे प्रेजेंट हो। चारों तरीके के क्रोमोसोम यहाँ पे दे रखे हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, इनकी शेप पूछते हैं। अभी ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें पहला मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक वी शेप्ड होता है। Next is submetacentric, which is L shaped. Then acrocentric, which is J shaped. And then telocentric, which is I shaped. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में मिल जाएगा, ये बहुत क्वेश्चन आता है। फिर आता है कुछ क्रोमोसोम के ऊपर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। लास्ट टॉपिक माइक्रोबॉडीज़, माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, इनको माइक्रोबॉडीज़ बोलते हैं। इनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।